मैंने इतिहास की सबसे बेकार एफ रैंक क्षमता रिफ्रेश को जागृत किया। यह मुझे 1 मीटर की सीमा के भीतर निर्जीव वस्तुओं को उनके मूल रूप में रीसेट करने की अनुमति देता है। लेकिन असल में जब मैं किसी किताब को रिफ्रेश करता तो वह अब भी बस एक किताब ही रहती। तौलिया को रिफ्रेश करो तो वह तौलिया ही रहता। तो ज़ॉम्बी सर्वनाश के 3 महीने बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने आखिरी आधा पैकेट क्रैकर्स उठाया, बिना पीछे देखे किसी और के कार में बैठ गई और जाते जाते मेरे पैरों के पास एक खाली नूडल कप फेंक दिया, जैसे मैं कोई आवारा कुत्ता हूँ। मुझे दोष मत देना बेबी, तुम्हारी शक्ति बस बहुत बेकार है। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो भूख से मर जाऊंगी। निराशा में मैं उस खाली कप को घूर रहा था, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आया। रिफ्रेश ब्रेस्ट बीफ की समृद्ध खुशबू अचानक हवा में फैल गई और फटे हुए पैकेजिंग के नीचे करीने से रखी हुई नूडल्स और 3 मसाले के पैकेट थे। मैं स्तब्ध रह गया। तो मेरी शक्ति आखिरकार बेकार नहीं थी। हम सब ने बस इसे गलत समझा था। यह जो तथाकथित प्रारंभिक स्थिति में रीसेट है, इसका मतलब 1 सेकंड पहले की स्थिति में लौटना नहीं था, बल्कि उसकी फैक्ट्री नई हालत में लौटना था। एक खाली नूडल कप, उसकी प्रारंभिक स्थिति एक बिल्कुल नया अनखुला नूडल कप थी। मेरा दिल ढोल की तरह मेरे सीने में धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि शुद्ध रोमांच से। मैंने इस लूटे हुए कन्वीनियंस स्टोर के चारों ओर देखा। शेल्फों पर फटे हुए स्नैक पैकेट, खाली ड्रिंक बोतलें और बाकी सब के लिए कचरा बिखरा पड़ा था। लेकिन अब मेरे लिए यह एक अथाह खजाने की खान थी। मैंने नूडल्स के लिए पानी उबालने की जल्दी नहीं की। महाविनाश के समय खाने की खुशबू अनचाहा ध्यान आकर्षित कर सकती थी। मैं सावधानी से दूसरी मंजिल के स्टोरेज रूम में चढ़ा और भारी शेल्फों से दरवाजे को बंद कर दिया। सिर्फ यह सुनिश्चित करने के बाद कि सब सुरक्षित है, मैंने अपना प्रयोग शुरू किया। मैंने खाली कप को फर्श पर रखा और मन ही मन रिफ्रेश सोचा। मेरे सामने रखा कप लगभग न के बराबर लहराया और तुरंत ही एक बिल्कुल नया नूडल कप प्रकट हो गया। फिर से मैंने इसे बार बार दोहराया, अपनी उत्तेजना को मुश्किल से काबू में रखते हुए। 10 मिनट बाद मैंने 60 इंस्टेंट नूडल कप्स का एक छोटा सा पहाड़ जमा कर लिया था। मेरी क्षमता में 10 सेकंड का कूल डाउन था, यानी मैं अनलिमिटेड नूडल्स बना सकता था। फिर मैंने पास पड़ी एक खाली पानी की बोतल की ओर देखा। रिफ्रेश। तुरंत ही 500 मिलीलीटर की एक बोतल शुद्ध पानी प्रकट हो गई। मैंने जमीन पर पड़े फर्स्ट एड किट को देखा, जो अब सिर्फ एक खाली खोल था। रिफ्रेश। एक बिल्कुल नया फर्स्ट एड किट मेरे हाथों में आ गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। खाना, पानी, दवाइयां, महामारी में सबसे कीमती संसाधन अब मेरे लिए असीमित थे। लियू रोयान, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी शक्ति बेकार है? बस देखना, एक दिन तुम घुटनों के बल आकर मुझसे भीख मांगोगी, मुझसे बचा खुचा मांगोगी। अगले 3 दिनों तक मैं खुद को वेयर हाउस में बंद कर लिया। वेयर हाउस में खाली पैकेजिंग का पहाड़ अब मेरा कच्चा माल बन गया था। चिप्स, क्रैकर्स, चॉकलेट, जो कुछ भी खाने लायक था, मैंने इन्हें कई बड़े क्रेट्स में बदल दिया। ड्रिंक्स और बोतल बंद पानी ने कोने का आधा हिस्सा भर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे स्टोर से एक खाली गैस सिलेंडर और एक पोर्टेबल कैंपिंग स्टोव मिला। अब मैं आखिरकार गर्म खाना खा सकता था। सारे वेयर हाउस की खिड़कियां बंद करने के बाद मैंने एक बर्तन में पानी उबाला, 3 मसाले के पैकेट फाड़े और सावधानी से नूडल केक उसमें डाल दिया। जब वह लंबे समय से भूली हुई खुशबू मेरी नाक में समा गई तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं रोते रोते ही उसे जल्दी जल्दी खाने लगा। महामारी शुरू होने के बाद यह सबसे भरपेट और सुरक्षित खाना था जो मैंने खाया था। पेट भरने के बाद मेरा दिमाग साफ होने लगा। यहाँ छुपे रहना कोई हल नहीं था। ये सुविधा स्टोर या तो आखिरकार ज़ॉम्बियों से भर जाएगा या किसी और जीवित बचे द्वारा खोज लिया जाएगा। मुझे एक और सुरक्षित ठिकाना ढूंढना था। इसके अलावा मुझे हथियारों की भी जरूरत थी। इस बंजर भूमि में सिर्फ खाना और पानी होना मुझे बस एक आसान शिकार बना देता। मैंने अपनी जरूरत का सारा सामान 2 बड़े हाइकिंग बैग्स में अच्छी तरह से पैक कर लिया है। फिर मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और बाहर की दुनिया को देखा। कुछ ज़ॉम्बी सड़क पर बिना किसी मकसद के भटक रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। मैंने अपना तेज चाकू लिया जो नया जैसा था। अब निकलने का समय था। बाहर निकलना तनावपूर्ण रहा, पर सब ठीक रहा। मैंने ज्यादातर ज़ॉम्बियों से बचने के लिए पिछली गलियों के जाल का इस्तेमाल किया। जब मैं इधर उधर भटकते ज़ॉम्बियों से टकराता तो मैं पूरी ताकत से एक ताजा कोल्ड ड्रिंक का कैन उन पर फेंक देता। जब वह लड़खड़ाता तो मैं चाकू से उसे खत्म कर देता। मेरा लक्ष्य पश्चिम में स्थित ब्लू बे रेजिडेंसेस था। यह एक प्रसिद्ध उच्च वर्गीय इलाका था जहां सुरक्षा बहुत कड़ी थी। उसकी दीवारें ऊंची और मोटी थीं। कम से कम शुरुआत में वे कुछ समय तक टिक सकती थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरे माता पिता का घर वहीं था। जब सर्वनाश आया, मैं स्कूल में था और अपने माता पिता से संपर्क खो बैठा था। अब उन्हें ढूंढना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य था।
लेकिन ब्लू बे तक का सफर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन था। शहर पूरी तरह से ठप पड़ गया था। हर मुख्य सड़क पर छोड़ी गई गाड़ियां जाम लगाई थीं। रास्ते में मैंने बहुत सी त्रासदियां देखी। राशन के लिए हिंसक झगड़े हो रहे थे। तभी मुझे सच में एहसास हुआ कि लियू यनियन का विश्वासघात शायद इस क्रूर दुनिया में सबसे तुच्छ बात थी। यहाँ इंसानियत पहले ही टूट चुकी थी। तीसरे दिन की शाम तक मैं आखिरकार ब्लू बे के बाहरी इलाके में पहुंच गया। ऊंचे लोहे के फाटक कसकर बंद थे। मैं दीवारों पर पहरेदारों को देख सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, यह अब एक जीवित बचे लोगों का किला बन चुका था। मैं पास ही छिप गया और बहुत देर तक देखता रहा। परिसर में प्रवेश करने के लिए मुझे उनकी जांच से गुजरना पड़ता, इसलिए मैंने अपना बैग पैक किया। अपनी अधिकांश राशन एक छिपे हुए सीवर में छुपा दी। केवल 2 बोतल पानी और एक पैकेट क्रैकर्स अपने पास रखे। खुद को एक आम शरणार्थी दिखाते हुए गेट की ओर बढ़ गया। रुको, वहां कौन है? दीवार से एक तेज आवाज गूंजी। मैंने अपने हाथ ऊपर उठा दिए और ऊपर देखा। मेरा चेहरा धूल और गंदगी से सना हुआ था। मैं यहाँ का निवासी हूँ। मेरा नाम लिन फैन है। मैं बिल्डिंग 17 में रहता हूँ। बिल्डिंग 17, लिन फैन, सत्यापित करो। ऊपर वाला आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया, शायद रेडियो पर जांच कर रहा था। कुछ ही देर बाद गेट थोड़ा सा खुल गया। एक आदमी जो हाथ में स्टील की पाइप पकड़े हुए था और सतर्क दिख रहा था, बाहर आया। पहचान पत्र, उसने संक्षिप्त स्वर में कहा। मैंने अपनी जेब से पहले से तैयार किया हुआ पहचान पत्र निकाला और उसे थमा दिया। उसने पहचान पत्र देखा, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। सिर्फ तुम ही हो? तुम्हारा सामान कहाँ है? उसकी बात सुनकर मैंने सिर झुका लिया। मेरी आवाज में डर की सही मात्रा थी। रास्ते में मेरा सामान लूट लिया गया। अब मेरे पास बस यही बचा है। आदमी ने भौहें सिकोड़ लीं। वह संदेह में लग रहा था, लेकिन मेरी कमजोर काया और दयनीय हालत देखकर आखिरकार उसने अपनी सतर्कता छोड़ दी। अंदर आओ। नियम याद रखना, सभी नए लोगों को अपने आधे सामान का पुनर्वितरण के लिए देना होगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। शुक्र है मैं पहले से तैयार थी, इसलिए मैंने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और एक बोतल पानी और आधा पैकेट क्रैकर्स उसे दे दिए। आदमी ने उन्हें ले लिया। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए घृणा झलक गई, लेकिन फिर भी उसने हाथ हिलाकर मुझे अंदर जाने दिया। जैसे ही मैं परिसर के अंदर पहुंची, वहां का दृश्य देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। वातावरण अब भी तनावपूर्ण था, लेकिन कम से कम वहां व्यवस्था थी। लोग गश्त कर रहे थे। कुछ लोग सुरक्षा को मजबूत कर रहे थे। वहां सामुदायिक केंद्र में महिलाएं और बच्चे भी इकट्ठा थे। यह मानो सर्वनाश के बीच एक द्वीप जैसा था, जो अस्थायी रूप से बाहर की तबाही से कटा हुआ था। पंजीकरण पर बैठी एक बुजुर्ग महिला ने मुझे बताया कि अब एक आदमी, जिसे भाई बाव कहा जाता है, यहाँ सब कुछ संभालता है। वह पहले यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर था। सर्वनाश के बाद उसमें पृथ्वी तत्व की शक्तियां जागृत हो गईं और उसने सभी की सुरक्षा के लिए एक गार्ड का संगठन किया। सभी निवासियों को उनके योगदान अंकों के आधार पर प्रतिदिन राशन मिलता था। अधिक अंक कमाने के लिए आपको गश्त या लॉजिस्टिक्स टीमों में शामिल होना पड़ता था। मैंने अपनी खराब सेहत का हवाला दिया और फिलहाल किसी भी टीम में शामिल नहीं हुआ। मेरी प्राथमिकता अपने माता पिता को ढूंढना थी। बेचैन दिल से मैं अपने घर की ओर भागा, लेकिन देखा कि सुरक्षा का दरवाजा तोड़ दिया गया था और अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। यह देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैं अंदर भागा, पागलों की तरह माँ और पापा को पुकारता रहा, लेकिन जवाब में बस मौत सी खामोशी थी। बैठक की मेज पर धूल की एक पतली परत जमी थी, जिससे पता चलता था कि वे कई दिनों से यहाँ नहीं थे। फर्श पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन खून नहीं था। शायद यह एक छोटी सी रहमत थी। मैं फर्श पर ढह गया। अभूतपूर्व उलझन और डर ने मुझे जकड़ लिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कहाँ तलाश शुरू करूं। जैसे ही मैं वहां सुन्न बैठा था, बाहर से कदमों की आहट आई। एक घिनौनी आवाज गूंज उठी। ओहो, लगता है 1 बज गया है। मैंने झटके से सिर उठाया तो देखा कि 2 आदमी दरवाजे पर खड़े थे। सामने वाला आदमी गंजा था और वह मुझे साफ साफ दुश्मनी भरी नजरों से देख रहा था। मैंने उसे पहचान लिया। वह बिच्छू था, जो भाई बाव के अधीन एक छोटा मोटा लेफ्टिनेंट था। बिच्छू ने अपने होंठ चाटे। उसकी नजरें मुझ पर ऐसे घूम रही थीं, जैसे मैं काटने के लिए ताजा मांस हूं। तुम्हारे घर के मुखिया ने पिछले दिनों भाई बाव को काफी योगदान अंक देने थे। उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब यह जगह हमारी है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मेरे माता पिता के साथ तुमने क्या किया? बस उन्हें बाहर निकाल दिया। सर्वनाश में बेकार लोगों के साथ यही होता है। लेकिन तुम तो काबिल लगते हो। अगर तुम यहीं रहकर हमारे लिए छोटे मोटे काम करोगे, कुछ चीजें संभालोगे, तो शायद हम तुम्हें यहाँ किसी तरह रहने दें। मैं कितना भोला था जो सोचता था कि यह जगह एक सुरक्षित आश्रय है। असल में यहाँ भी वही जंगल का कानून चलता है।
जैसे जैसे वे करीब आते गए, मेरा हाथ चुपचाप मेरे बैग की बगल वाली जेब की ओर बढ़ गया। अंदर एक फल काटने वाला चाकू पड़ा था, जिसे मैंने चमकीली धार तक तेज कर लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी जान बचाने के लिए लड़ने की तैयारी की, दरवाजे से एक ठंडी महिला की आवाज सुनाई दी, रुकना। स्कॉर्पियन और उसके आदमी यह देखकर बीच रास्ते में ही जम गए कि वह कौन है। उनकी मुस्कान तुरंत ही बनावटी हो गई और उसकी जगह चापलूसी भरी विनम्रता ने ले ली। दरवाजे पर खड़ी महिला ने काले रंग की सैन्य वर्दी पहन रखी थी। उसके हाथ में एक तांग दांव थी, जिसकी धार पर अब भी गहरे लाल धब्बे लगे हुए थे। उसके पीछे कई उतने ही खतरनाक टीम के सदस्य चल रहे थे। मैं उसे जानता था। यह शेन लिंग थी, ब्लेड की कप्तान, गार्ड की सबसे ताकतवर लड़ाकू टीम, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें दुर्लभ धातु प्रकार की शक्ति जागृत हुई है। उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। भाई लेपर्ड का सबसे भरोसेमंद हथियार। शेन लिंग ने स्कॉर्पियन को नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं और उसने सपाट स्वर में पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मैंने इस मौके को लपक लिया और जल्दी से बोला, ये लोग मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कॉर्पियन का चेहरा बदल गया और वह जल्दी से सफाई देने लगा। कैप्टन शेन, उसकी बकवास मत सुनिए। उसके माता पिता पर योगदान अंक बकाया थे। हम तो बस संपत्ति वसूलने आए हैं। संपत्ति वसूलने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है और दरवाजा भी घेरना पड़ता है। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें पूरी तरह से अधिकार झलक रहा था। अब बाहर निकलो। स्कॉर्पियन ऐसे भागा जैसे उसे माफी मिल गई हो। घबराहट में अपने आदमियों को घसीटते हुए बाहर ले गया। खतरा टलते ही मेरा तनावग्रस्त शरीर ढीला पड़ गया और मैं लगभग गिर ही पड़ा। शेन लिंग ने मुझे गौर से देखा। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। शेन लिंग ने मुझे गौर से देखा। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। अब से उन लोगों की भीड़ से दूर रहना। वह साफ तौर पर और ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी। वह मुड़कर जाने लगी। मैंने जल्दी से आवाज लगाकर उसे रोकने की कोशिश की। कैप्टन शेन, क्या आपको पता है कि वे मेरे माता पिता को कहाँ ले गए? उनके नाम लिन जियांगुओ और वांग शुमेई हैं। शेन लिंग ने कुछ पल सोचा, फिर जैसे उसे याद आ गया। भाई बाव ने उन सभी लोगों को, जिनमें कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी और जो बुजुर्ग या विकलांग थे और भारी काम नहीं कर सकते थे, उत्तर द्वार के बाहर वाली छोड़ी गई फैक्ट्री में भेज दिया, यह कहते हुए कि प्रकृति जैसा चाहे वैसा होने दे। मेरा दिल बैठ गया। ऐसी छोड़ी हुई फैक्ट्री, न खाना न कोई सुरक्षा, ये तो बस मरने का इंतजार करने जैसा ही है। इसमें फर्क ही क्या है? जैसे ही शेन लिंग चली गई, मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मुझे उत्तर द्वार की फैक्ट्री तक पहुंचना ही था। मुझे अपने माता पिता को ढूंढना ही था। लेकिन सबसे पहले मुझे ताकत चाहिए थी। मैंने अपने बैकपैक से एक चॉकलेट बार निकाली। जल्दी से ताकत पाने के लिए उसे फटाफट खा लिया। फिर मेरी नजर उस स्टील की पाइप पर पड़ी जो स्कॉर्पियन छोड़ गया था। वह जंग लगी हुई थी और थोड़ी मुड़ी हुई भी थी। मैंने उस पर हाथ रखा और उसे ताजा कर दिया। फिर मेरे हाथ में एक बिल्कुल नई चमचमाती स्टील की पाइप आ गई। लेकिन इतना काफी नहीं था। मैं रसोई में भागा और अपने पापा का पुराना आउटडोर सर्वाइवल किट ढूंढ निकाला। उसमें एक मल्टीपर्पस मिलिट्री फावड़ा, एक सर्वाइवल कुल्हाड़ी और एक डैगर था। इन्हें इस्तेमाल न करने से ये सब कुंद हो गए थे। मैंने तीनों हथियारों को ताजा कर दिया और वे तुरंत ही धारदार हो गए। जब रात हुई तो मैंने गश्त बदलने के दौरान चुपचाप बाहर निकलकर उत्तर द्वार की ओर रुख किया। यह मुख्य प्रवेश द्वार की तुलना में कहीं अधिक सुनसान था। सिर्फ 2 पहरेदार वहां खड़े थे, जम्हाई लेते हुए। मैंने उन्हें सतर्क नहीं किया। इसके बजाय मैंने निगरानी में एक अंधा कोना ढूंढ लिया। मैंने ताजा की हुई नई रस्सी का इस्तेमाल करते हुए आसानी से 3 मीटर ऊंची दीवार पार कर ली। दीवार के उस पार एक बंजर जमीन थी। दूर मुझे एक फैक्ट्री दिखाई दी जो एक शांत इस्पाती जानवर की तरह लग रही थी। हवा में सड़न की बदबू थी। कभी कभी अंधेरे में ज़ॉम्बियों की गुर्राहट गूंज उठती थी। मैंने पाइप को कसकर पकड़ा और झुककर जल्दी जल्दी फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं फैक्ट्री के करीब पहुंचा, वहां ज़ॉम्बियों की संख्या बढ़ती गई। मैं एक जर्जर दीवार के पीछे छिप गया। कम से कम दर्जन भर ज़ॉम्बी फैक्ट्री के प्रवेश द्वार पर जमा थे। किसी शोर की वजह से आकर्षित होकर फैक्ट्री के बंद लोहे के गेट पर बेतहाशा पीट रहे थे, जबकि अंदर से धीमी चीखें और चिल्लाहटें सुनाई दे रही थीं। मेरे माता पिता वहां अंदर थे। मैं घबरा गया था, लेकिन मेरे दिमाग ने मुझे जबरदस्ती अंदर घुसने से मना किया। मैंने अपने आसपास नजर दौड़ाई और फैक्ट्री की साइड में जमीन से लगभग 4 मीटर ऊंची खिड़कियों की एक कतार देखी। शायद मैं वहां से अंदर जा सकता था। फैसला कर लेने के बाद मैं तुरंत हरकत में आ गया। मैंने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दूर खड़ी एक छोड़ी हुई कार की तरफ फेंका। वह पत्थर विंडशील्ड से टकराया, जिससे तेज दरार की आवाज आई। जैसा कि उम्मीद थी, प्रवेश द्वार पर मौजूद ज़ॉम्बी उस आवाज की ओर आकर्षित हो गए। धीरे धीरे मुड़कर और आवाज की दिशा में घिसटते हुए चलने लगे। मौका देखते ही मैं फैक्ट्री की दीवार की ओर दौड़ पड़ा। मैंने अपने बैकपैक से एक रस्सी निकाली, जिसका एक सिरा एक क्लाइंबिंग पिक से बंधा हुआ था। मैंने उसे जोर से घुमाया। पिक खिड़की की चौखट में मजबूती से फंस गई। मैंने गहरी सांस ली और फुर्ती से रस्सी पर चढ़ गया।
तेजी से खुद को खींचते हुए खिड़की से अंदर गया और फैक्ट्री के भीतर लुढ़क गया। यह एक विशाल उत्पादन क्षेत्र था जिसमें जंग लगे मशीनें और इधर उधर बिखरे हुए पुर्जे पड़े थे। टूटी हुई छत से केवल चांदनी की पतली किरणें छन कर आ रही थीं। वर्कशॉप के दूसरे छोर से दबे दबे सिसकियों और बहस की आवाजें आ रही थीं। मैं सावधानी से उन आवाजों के पीछे पीछे गया। फेंकी गई मशीनों से घिरे एक कोने में मैंने दर्जनों बचे हुए लोगों को देखा, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे थे। मैंने तुरंत अपने माता पिता को उनमें देख लिया। वे कोने में सिमटे हुए थे। मेरी माँ घुटनों को गले लगाकर चुपचाप रो रही थी, जबकि मेरे पिता उन्हें कसकर थामे हुए थे और दिलासा दे रहे थे। मेरी आंखें तुरंत भर आईं। मेरे गले से एक रुंधी हुई चीख निकल गई। मेरी आवाज सुनकर सब चौंक गए और सभी सिर मेरी ओर घूम गए। मेरे माता पिता के सिर झटके से ऊपर उठ गए। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे हैरानी से बदलकर पूरी खुशी में बदल गए। मेरी माँ चिल्लाई और भागती हुई मेरी ओर आईं। इस निराशाजनक प्रलय में हमारा 3 लोगों का परिवार एक दूसरे से कसकर लिपट गया। मिलन की खुशी ने सारा डर और चिंता धो डाली, लेकिन जल्द ही एक कठोर आवाज ने इस कोमल पल को तोड़ दिया। अरे, तुम कहां से आए हो? एक चेहरे पर निशान वाला आदमी आगे आया। उसके पीछे कई हट्टे कट्टे जवान थे, जो साफ तौर पर यहाँ का नेता था। उसने मेरे कंधों पर टंगे भरे हुए बैग को लालच भरी नजरों से देखा। तुम्हारे अंदर हिम्मत है बच्चे, जो अकेले यहाँ तक पहुंच गए। उस बैग में क्या है? खोलो इसे, दिखाओ जरा। मैं अपने माता पिता के आगे खड़ा हो गया और उसे ठंडी नजरों से घूरने लगा। ये मेरा है, तुम्हारा? निशान वाले ने हंसी उड़ाई। यहाँ किसी की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ मेरा है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो बैग दे दो, वरना। उसने अपनी मछेती को उठाया। धमकी साफ थी। उसके गुंडे उसके पीछे आकर ऐसे घूरने लगे जैसे शिकारी शिकार को देखते हैं। उनके द्वारा यहाँ लाए गए बूढ़े और कमजोर लोग अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहे थे, लेकिन वे बस दया से देख सकते थे। यह देखकर मेरे पिता ने मुझे अपने पीछे खींच लिया और निशान वाले को जबरन मुस्कुराकर देखा। साहब, मेरा बेटा नादान है। उसके बैग में बस थोड़ा खाना है, सब ले लीजिए, बस उसे चोट मत पहुंचाइए। बहुत देर हो चुकी। निशान वाले ने हंसी उड़ाई। अब मुझे उसके बैग से ज्यादा चाहिए, मुझे उसकी जान चाहिए। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, निशान वाला मुझ पर झपटा। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक झलक उठी। पीछे हटने के बजाय मैं आगे बढ़ गया। मेरी स्टील की पाइप तेज कोण पर घूमी और जोर से उसकी कलाई पर जा लगी। एक तेज चटकने की आवाज गूंजी। निशान वाले की कलाई एक भयानक कोण पर मुड़ गई। सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह दुबला पतला दिखने वाला लड़का सच में पलटकर वार करेगा। दर्द के मारे निशान वाले के पसीने छूट रहे थे। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ गया और वह दहाड़ा, तूने मुझे मारा, पकड़ो इसे, इसे पकड़ो, मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये मौत की दुआ करेगा। गुंडे जैसे नींद से जागे, वे चिल्लाते हुए मेरी ओर दौड़े। मैंने अपना बैकपैक अपने माता पिता की ओर फेंका, फिर पाइप उठाकर बचाव की मुद्रा में आ गया। एक गुंडे ने मुझ पर लकड़ी की छड़ी से वार किया। मैं एक तरफ झुक गया और अपनी कलाई घुमा दी। मेरी पाइप का दूसरा सिरा सीधा उसकी कमर के नीचे जा लगा। वह तुरंत चीख पड़ा, दोहरा होकर गिर पड़ा। कोई भी हरकत बेकार नहीं गई। हर वार किसी नाजुक जोड़ पर पड़ा, बस इतना ही कि मैं खुद को बचा सकूं। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात से लग रहा था कि मेरी ताकत जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। 2 को गिराने के बाद बाकी गुंडे भी डर के मारे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। निशान वाला अपना टूटा हुआ हाथ पकड़े मुझे हैरानी और गुस्से से घूर रहा था। तुम आखिर हो कौन? तुम भी कोई शक्ति रखने वाले हो? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस उसे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से घूरा। इन पिछले महीनों में सर्वनाश के दौरान जो भी दुख मैंने झेले थे, इस पल वे सब शुद्ध क्रोध में बदल गए। या तो चले जाओ या मर जाओ। मेरी निर्दयता ने सबको स्तब्ध कर दिया। निशान वाले के चेहरे का भाव बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने खतरनाक इंसान से उलझ जाएगा, लेकिन जब तक आमना सामना चल रहा था, अचानक फैक्ट्री का लोहे का गेट जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। फिर दूसरा, फिर तीसरा धमाका हुआ। यह देखते ही भीड़ में अफरा तफरी मच गई। बाहर के ज़ॉम्बी गेट को पीट रहे थे। ये क्या हो रहा है? अचानक ज़ॉम्बी इतने उग्र क्यों हो गए हैं? घबराहट जंगल की आग की तरह फैल गई। निशान वाले के पास इसके लिए समय नहीं था। वह कई गुंडों के साथ मिलकर अपने शरीर और मलबे का इस्तेमाल करते हुए टूटते हुए गेट को किसी तरह थामे हुए थे, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा थे। गेट टकराव से बुरी तरह दब गया था। कुंडी दबाव में कराह रही थी और गिरने के कगार पर थी। निराशा ने सभी को जकड़ लिया। मेरे माता पिता डर के मारे कांप रहे थे और मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थे। मैंने उधर देखा। वह एक पुराना जंग लगा लोहे का गेट था। मेरे दिमाग में एक साहसी विचार आया। फिर स्टील की पाइप को कसकर पकड़ते हुए सबकी हैरान निगाहों के बीच मैं गेट की ओर बढ़ गया।
तुम क्या कर रहे हो? तुम मारे जाओगे। दरवाजे को थामे हुए एक गुंडे ने मुझ पर चिल्लाया। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी हथेली सीधे ठंडी जंग लगी धातु पर रख दी। फिर जब सभी अविश्वास से देख रहे थे, एक चमत्कार हुआ। वह धंसा हुआ पिटा पिटाया लोहे का गेट जैसे समय खुद उल्टा चल पड़ा हो, धीरे धीरे सीधा और चिकना होने लगा, यहाँ तक कि टेढ़ा मेढ़ा फ्रेम भी सीधा हो गया। कुछ ही सेकंड में उनके सामने एक चमचमाता स्टील का दरवाजा खड़ा था। ज़ॉम्बियों के हमले के बावजूद दरवाजा मजबूती से टिका रहा। बस धीमे धीमे धमाके की आवाजें आती रहीं। पूरी वर्कशॉप में मौत सी खामोशी छा गई। सभी लोग मुझे हैरानी से घूर रहे थे। स्कारफेस का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपनी टूटी कलाई को पूरी तरह भूल गया था। उसने मेरी ओर इशारा करते हुए हकलाते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति मरम्मत करना है। मुझे समझाने की कोई परवाह नहीं थी। मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसे ठंडी नजरों से देखा। महामारी के इस दौर में ताकत ही असली करेंसी है। अभी अभी दिखाई गई मेरी निर्दयता और यह चमत्कारी प्रदर्शन मिलकर स्कारफेस की हिम्मत पूरी तरह तोड़ चुके थे। वह मुझे देख रहा था और उसकी आंखों में अब कोई लालच नहीं था, बस गहरी दिल दहला देने वाली डर ही बची थी। बड़े भाई, मुझे नहीं पता था कि मैं किससे उलझ रहा हूँ। आपकी जैसी शख्सियत के सामने कृपया इसे मेरे खिलाफ मत रखना। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बस अपने माता पिता के पास चला गया। मेरी माँ ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में उलझन थी, गर्व, चिंता, और जैसे वे मुझे पूरी तरह पहचान नहीं पा रही थीं। मैंने उनका हाथ थामा और उन्हें आश्वस्त करने वाली नजर से देखा। माँ, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। फिर उस बड़े बैकपैक से मैंने एक सेल्फ हीटिंग राइस मील, एक सॉसेज और एक पानी की बोतल निकाली। मैंने ये सब उन्हें थमा दिए। माँ, पापा, पहले कुछ खा लो। खाने की खुशबू ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे बचे हुए लोग जो न जाने कब से भूखे थे, मेरे माता पिता के हाथों में खाने को देखकर जोर जोर से निगलने लगे। उनकी आंखों में बेबस भूख झलक रही थी। स्कारफेस और उसके साथी उस खाने से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। एक ऐसी दुनिया में जहां खाना सोने से भी ज्यादा कीमती था, मेरी यह सहज संपन्नता उन्हें गेट ठीक करने से भी ज्यादा हैरान कर गई। जब मैं काम पूरा कर चुका तो मैंने फिर से स्कारफेस की ओर रुख किया। अब से यहाँ की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर किसी ने उसे साफ साफ सुन लिया। स्कारफेस का चेहरा फड़क उठा। आखिरकार उसने हार मानकर सिर झुका लिया। फैक्ट्री के इस किले को अपने कब्जे में लेना मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान रहा। अत्यधिक शक्ति और असीमित संसाधनों के सामने स्कारफेस की थोड़ी सी सत्ता पल भर में बिखर गई। मैंने उन्हें बाहर नहीं निकाला। महाविनाश के समय में लोग भी एक संसाधन होते हैं। मैंने उन्हें पहरेदारी और ज़ॉम्बी सफाई की ड्यूटी पर लगा दिया। खाने और लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी मैं खुद संभालता था। हर दिन मैं खुद को एक निजी कमरे में बंद कर लेता, दिखावे के लिए इन्वेंट्री चेक करने का नाटक करता, जबकि असल में जितना जल्दी हो सके उतना खाना तैयार करता रहता। जैसे ही रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाती, एक के बाद एक ताजे सामान की पेटियां सबके सामने आ जाती। अब तक वे मुझे हर बार हैरानी और श्रद्धा से देखते थे। वे सभी सोचते थे कि मेरे पास कोई स्पेशल क्षमता है जिसमें मैं भारी मात्रा में सामान जमा कर सकता हूँ। पर्याप्त खाना और सुरक्षित आश्रय मिलने के बाद बचे हुए लोग धीरे धीरे फिर से जीवंत होने लगे। मेरे प्रबंधन में पूरा छोड़ा हुआ कारखाना अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गया था। माँ और पापा मेरी दाहिनी हाथ की टीम बन गए। वे लोगों को संभालने और सामान बांटने में मेरी मदद करते थे। उन्होंने दूसरों के बीच अपनी गरिमा और गर्व फिर से हासिल कर लिया था। हर दिन उनका मनोबल और भी ऊंचा होता गया। सब कुछ बेहतर हो रहा था। फिर भी एक बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। वह थी ब्लू बे कम्युनिटी। उस प्रॉपर्टी मैनेजर बाव ने मेरे माता पिता जैसे असहाय बुजुर्गों को बाहर निकाल दिया था, उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था। मैं उससे यह हिसाब जरूर चुकता करूंगा। इसके अलावा ब्लू बे की सुरक्षा और रहने की स्थिति इस जर्जर फैक्ट्री से कहीं बेहतर थी। मैं अपने माता पिता और उन सभी लोगों को जो मेरे साथ रहे एक असली घर देना चाहता था। अब समय आ गया था कि मैं वापस जाऊं और बाव से निपटूं। एक हफ्ते बाद मैंने सारी तैयारियां कर ली थीं। मैंने अपनी मरम्मत करने की क्षमता का इस्तेमाल फैक्ट्री में मिले कई छोड़े हुए स्कूटरों पर किया। उन्हें पूरी तरह चार्ज कर दिया जैसे बिल्कुल नए हो। मैंने दर्जनों बिल्कुल नए सुरक्षात्मक सूट, हेलमेट और स्टील टू बूट्स भी तैयार किए। हथियारों के लिए स्टील पाइप और कुल्हाड़ियों के अलावा मैंने लोगों से फैक्ट्री का स्टील लेकर उसे तेज भालों में ढलवाया। जहां तक स्कारफेस और उसके खास लोगों की बात है, वे अब पूरी तरह वफादार हो चुके थे। मैंने उन्हें खाना और गर्मी दी, जो इस प्रलय में जीवनदान जैसा उपकार था। मैंने सबसे मजबूत 20 टीम सदस्यों को चुना, जिनमें स्कारफेस भी शामिल था। हम निकलने से पहले मैंने टीम की ओर देखा और उन्हें जल्दी से उत्साहित करने वाली बात कही। इस बार हम भीख मांगने नहीं जा रहे हैं, हम अपना हक वापस लेने जा रहे हैं। ब्लू बे के पास मजबूत दीवारें और आरामदायक घर हैं। हम वहां एक सचमुच सुरक्षित घर बनाएंगे
जो भी मेरे साथ है अंदर आ जाओ। किसी ने भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मेरी काबिलियत देखने के बाद वे मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। 20 वाहनों का एक काफिला पूरी ताकत के साथ ब्लू बे की ओर रवाना हुआ। जब हम उत्तर द्वार पर पहुंचे तो दीवार पर तैनात पहरेदारों ने हमें देख लिया। हमारे अच्छी तरह से हथियारबंद समूह को देखकर वे सन्न रह गए। स्कारफेस, क्या तुम्हें बाहर नहीं निकाल दिया था? अब वापस क्यों आए हो? स्कारफेस अब मेरा वफादार आदमी था। वह सीना तान कर खड़ा हुआ और जोर से साफ आवाज में बोला, हम यहाँ भाई बाव से कारोबार की बात करने आए हैं। कारोबार? तुम लोग? पहरेदार हंस पड़ा। मैं कार से बाहर निकला। आगे जाकर शांत स्वर में कहा, जाकर भाई बाव को बता दो कि लिन फैन वापस आ गया है। पहरेदार मुझे नहीं जानता था, लेकिन मुझे समूह के केंद्र में देखकर उसे समझ आ गया कि मैं कोई खास आदमी हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अपना रेडियो उठाया और ऊपर तक सूचना भेज दी। जल्द ही उत्तर द्वार खुल गया। भाई बाव एक बड़े दल के साथ बाहर आया, जिसमें शेन लिंग भी था, जो पहले गार्ड दस्ते का कप्तान था। भाई बाव एक भारी भरकम आदमी था, जिसकी उम्र 40 के आसपास थी और उसकी आंखों में चालाकी और घमंड झलकता था। जब उसने हमारे समूह को देखा, खासकर हमारे नए नए सामान और तेज तर्रार रूप को, तो उसकी आंखों में हैरानी और लालच की चमक आ गई। अरे अरे, छोटे भाई लिन फैन, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। कहां से इतनी बड़ी किस्मत मिली? भाई बाव, मैं सीधी बात करता हूं। मैं अपने लोगों को ब्लू बे में लाना चाहता हूं। भाई बाव ऐसे हंसा जैसे उसने कोई बहुत मजेदार बात सुन ली हो और जोर जोर से हंसने लगा। छोटे भाई, तुम होश में हो? ब्लू बे के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। मैं तुम्हें क्यों अंदर आने दूं? इसके लिए। मैंने अपनी उंगलियां चटकाईं। मेरे पीछे स्कारफेस एक पेटी लेकर आया। पेटी खोलने पर उसमें सीलबंद संकुचित बिस्कुटों का पूरा डिब्बा निकला। भाई बाव की हंसी तुरंत थम गई। उसके पीछे खड़े सभी गार्ड हैरान रह गए। हालांकि ब्लू बे की सुरक्षा मजबूत थी, लेकिन ज्यादा लोग होने का मतलब था ज्यादा खपत। खाना हमेशा से ही कम पड़ता था। उनका रोज का राशन मुश्किल से एक टुकड़ा काले ब्रेड का होता था। तुम्हें ये सारा खाना कहां से मिला? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि ये कहां से आया। मुझे बस एक जवाब चाहिए, हम साथ काम कर रहे हैं या नहीं? भाई बाव की आंखों में हलचल सी हुई। तुम किस तरह का सहयोग चाहते हो? सीधा सा है, मेरे लोग यहां रहेंगे। हम खाने का कुछ हिस्सा देंगे, सुरक्षा तुम संभालो। हम दोनों मिलकर इस जगह को चलाएंगे। भाई बाव का चेहरा गंभीर हो गया। छोटे भाई, तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। मैं इस बेस का नेता हूं। मैं किसी अनजान लड़के के साथ ताकत कैसे बांट सकता हूं? बराबरी के तौर पर यही मेरी शर्तें हैं। अगर तुम नहीं मानोगे तो हम लड़कर अंदर आएंगे। लड़कर अंदर आओगे? सिर्फ 20 लोगों के साथ। शेन लिंग। उसके आदेश पर शेन लिंग और उसके पीछे ब्लेड स्क्वाड एक साथ आगे बढ़े। एक खतरनाक माहौल तुरंत हवा में भर गया। ब्लेड स्क्वाड ब्लू बे का सबसे बड़ा ट्रुप का इक्का था। हर सदस्य जंग का तजुर्बा रखने वाला एक क्षमता धारक था। मेरे लोग तुरंत सतर्क हो गए। सिर्फ मैं ही बेपरवाह खड़ा रहा। मैंने शेन लिंग की ओर देखा। वह महिला जिसने कभी मेरी मदद की थी, वह भी मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हैरानी थी। कैप्टन शेन, क्या आपको भी लगता है कि हम अंदर नहीं जा सकते? शेन लिंग कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मिस्टर लिन, आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ब्लू बे में 200 गार्ड हैं। जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात एक दोस्ताना चेतावनी थी। भाई बाव ने विजयी मुस्कान के साथ तिरस्कार से देखा। सुना आपने? ज्यादा मत उछलिए। अपना सारा खाना सौंप दीजिए, तो मैं शायद आपको और आपके माता पिता को यहाँ आम निवासियों की तरह रहने दूं, और आपके आदमियों को उन्हें वहीं भेज दीजिए जहां से वे आए हैं। यही उसका जवाब था। मेरे सारे सामान ले लो, फिर मेरे सभी आदमियों को निकाल दो। क्या चालाक चाल है? मैं मुस्कुराया। लग रहा था कि अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैंने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और उनके पीछे परिसर की सबसे ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर इशारा किया। मैंने उनकी ओर देखा और धीरे धीरे साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, मुझे अंदर जाने दो, वरना मैं उस बिल्डिंग को गायब कर दूंगा। मेरी बातों से वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर अचानक वह जगह जोरदार हंसी से गूंज उठी। बाव भाई इतना हंसे कि उनकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। शेन लिंग, तुमने सुना? ये साल की सबसे मजेदार बात है जो मैंने सुनी है। लेकिन शेन लिंग नहीं हंस रही थी। वह बस मुझे गंभीरता से घूर रही थी। उसकी आंखों में पूरी सख्ती थी। उसे लग रहा था कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और सच में मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैंने अपने चेहरे से मुस्कान हटाई और गिनती शुरू कर दी। बाव भाई के चेहरे की मुस्कान जम गई। सभी की हंसी थम गई। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा हो। वह 30 मंजिला टावर ब्लू बे कॉम्प्लेक्स की पहचान थी, और वहीं पर ज्यादातर गार्ड्स के परिवार रहते थे।
जब मैं 1 पर पहुंचा तो बाव भाई आखिरकार गरजे, सिर्फ बातें बनाता है, दम नहीं है, अपने नाटक बंद कर, इसे पकड़ लो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मैंने गिनती पूरी की, मैंने अपनी शक्ति को पूरी ताकत से अपनी सीमा तक बढ़ाते हुए छोड़ा, न कि अपने आसपास की किसी चीज पर, बल्कि जितना दूर तक जा सकता था उतना दूर तक। मैंने 100 गज दूर उस विशाल इमारत की ओर निशाना साधा और सोचा, रिफ्रेश। पूरी दुनिया जैसे एकदम शांत हो गई। सैकड़ों डरे हुए लोगों की आंखों के सामने वह 30 मंजिला गगनचुंबी इमारत खराब टीवी सिग्नल की तरह झिलमिलाने लगी, बुरी तरह गड़बड़ाने लगी। उसकी आकृति धुंधली और फीकी पड़ने लगी। सिर्फ 1 सेकंड में वह इमारत और उसके अंदर की हर चीज हवा में गायब हो गई। सिर्फ एक खाली नींव बची थी, जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। सभी के चेहरे सदमे और अवर्णनीय डर से जड़ हो गए, बिल्कुल खाली। भाई बाव के आदमी पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और जैसे प्रलय से बच रहे हों, चारों ओर चीखते हुए भागने लगे। भाई बाव खुद जमीन पर ढेर हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया, होंठ कांपने लगे और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसकी सबसे कीमती 200 लोगों की गार्ड यूनिट पल भर में बिखर गई। शेन लिंग और उसके पीछे ब्लेड स्क्वाड टूटे नहीं, लेकिन हर चेहरे पर सिर्फ हैरानी और डर था। शेन लिंग का हाथ, जो उसकी तलवार पकड़े हुए था, हल्का सा कांप रहा था। वह मेरी ओर देखने लगी, उसकी नजर पूरी तरह बदल गई थी। अब वह मुझे एक सक्षम जीवित बचे हुए के रूप में नहीं, बल्कि धरती पर चल रहे एक देवता के रूप में देख रही थी। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया और जमीन पर पड़े भाई बाव के पास चला गया, जो पूरी तरह से लकवाग्रस्त था। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई राक्षस हूं। उसका शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था। अब क्या मैं अपने लोगों को अंदर ला सकता हूं? भाई बाव ने तेजी से सिर हिलाया और रास्ता साफ करने के लिए एक तरफ हट गया। मैंने उसे नजरअंदाज किया, पीछे मुड़ा और स्कारफेस और बाकी लोगों से, जो उतने ही हैरान थे, कहा, शहर के अंदर चलो। तभी मेरी टीम अपनी तंद्रा से बाहर आई। वे मुझे देख रहे थे, उनकी आंखों में गहरी श्रद्धा थी। वे जानते थे कि उनका नेता ताकतवर है, लेकिन उन्होंने कभी इतनी शक्ति की कल्पना भी नहीं की थी। पूरी इमारत को मिटा देना, यह कैसी ताकत थी। ऐसे नेता के साथ सर्वनाश में जीवित रहना कोई समस्या नहीं थी। हमारा समूह ब्लू बे रेजिडेंस में दाखिल हुआ, जबकि सभी लोग हैरानी से देख रहे थे। कोई भी हमारे रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सका। शेन लिंग और उनकी ब्लेड स्क्वाड चुपचाप हमारे पीछे पीछे चल रही थी, जैसे वे हमें एस्कॉर्ट कर रही हों। मैं जानता था कि उस दिन से ब्लू बे रेजिडेंस का नया मालिक आ गया है। ब्लू बे में बसने के बाद सबसे पहले मैंने हिसाब किताब साफ किया। भाई बाव और उसके शीर्ष गुर्गे, जो डर के बल पर राज करते थे, उन्हें बंद कर दिया गया। मैंने उन्हें मारा नहीं, मैंने बस उनकी शक्तियां छीन ली। विकसित होने के बाद मेरी रिफ्रेश क्षमता अब जीवित चीजों पर भी काम कर सकती थी। मैं किसी व्यक्ति के शरीर को रिफ्रेश कर सकता था, जिससे वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाता, और स्वाभाविक रूप से मैं उनके अंदर की पावर कोर को भी रिफ्रेश कर सकता था, उसे उस स्थिति में रीसेट कर सकता था जब वह कभी जागृत ही नहीं हुआ था। जब भाई बाव एक अर्थ टाइप यूजर से एक असहाय मोटे आदमी में बदल गया, तो वह पूरी तरह टूट गया। जहां तक शेन लिंग और उसकी ब्लेड स्क्वाड की बात है, मैंने उन्हें अपने पक्ष में करने का फैसला किया। वे असली लड़ाके थे। उनमें अब भी इंसानियत बाकी थी, जो सर्वनाश में बहुत दुर्लभ थी। शेन लिंग के सामने ही मैंने एक युद्ध में कुंद हो चुकी तांग ब्लेड को रिफ्रेश किया, फिर एक एक्सपायर होने वाली एंटीबायोटिक्स की डिब्बी को रिफ्रेश कर दिया, जिससे वे बिल्कुल नई दवाइयां बन गईं। शेन लिंग ने यह सब देखा और आखिरकार उसे समझ आ गया। मेरी क्षमता न तो स्पेशियल स्टोरेज थी और न ही मरम्मत करने की। यह कुछ ऐसा था जिसे वह समझ ही नहीं सकती थी, लगभग जैसे कोई प्राकृतिक नियम हो, इतनी गहरी शक्ति कि वह खुद मूलभूत नियमों को छूती हो। वह काफी देर तक चुप रही, फिर आखिरकार मुझे झुककर प्रणाम किया। ब्लेड स्क्वाड, आज से हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। ब्लेड स्क्वाड के मेरे साथ आने के बाद मैंने सच में ब्लू बे रेजिडेंस पर नियंत्रण पा लिया। मैंने नए नियम बनाए। हर किसी को, चाहे उसमें शक्ति हो या न हो, अगर वह काम करता है तो उसे खाना मिलेगा। मेरी असीमित आपूर्ति के साथ मैंने उन्हें जल्दी ही अपना बना लिया। इसी दौरान मैंने समुदाय के सभी उपद्रवियों को बाहर कर दिया था। मेरे प्रबंधन में ब्लू बे पूरी तरह बदल चुका था, फल फूल रहा था और जीवंत था। मेरे माता पिता मुझे गर्व और संतुष्टि भरी नजरों से देखते थे। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि मेरी असली क्षमता क्या थी। उन्हें बस इतना पता था कि उनका बेटा बड़ा हो गया है और वह ऐसा इंसान बन गया है जिस पर हर कोई भरोसा कर सकता है। एक बार जब बेस सुचारू रूप से चलने लगा, तो मैंने कुछ और गहराई से सोचना शुरू किया। आखिर मेरी क्षमता की सीमाएं क्या थीं? मैंने इंस्टेंट नूडल्स को रिफ्रेश किया था,
मैंने पूरी की पूरी इमारतों को भी रिफ्रेश किया था, तो क्या मैं किसी जीवित इंसान को भी रिफ्रेश कर सकता था? मैंने एक गार्ड को ढूंढा जिसे जॉम्बी से लड़ाई में खरोंच आ गई थी और जो बदलना शुरू हो चुका था। हर कोई सोचता था कि उसे बचाया नहीं जा सकता। मैंने सबको बाहर भेज दिया। मैंने दरवाजा बंद किया और अपना हाथ उसके माथे पर रखा। एक हल्की सफेद रोशनी गार्ड को घेरने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। उसके शरीर में हो रहे बदलाव साफ तौर पर कम होने लगे। मैंने उसकी चोट को गायब होते देखा और मेरे सीने में एक ज्वार सा उठने लगा। मैंने कर दिखाया था। मैंने उसके शरीर को संक्रमण से पहले की अवस्था में लौटा दिया था। इसका मतलब था कि ज़ॉम्बी वायरस अब मौत की सजा नहीं रहा। ये खोज मुझे पूरी इमारत को रिफ्रेश करने से भी ज्यादा रोमांचित कर गई। अगर मैं ज़ॉम्बी वायरस का इलाज कर सकता था तो क्या इसका मतलब नहीं था कि मैं और लोगों को बचा सकता हूँ? शायद इस प्रलय का अंत भी कर सकता हूँ। एक भव्य योजना चुपचाप मेरे मन में आकार लेने लगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ निजी मामलों को सुलझाना था। मैंने शेन लिंग को बुलाया और पूछा कि क्या लिवो नामक किसी सर्वाइवर ग्रुप की कोई खबर मिली है, वही जिसमें चेन यान व डी रैंक की आग नियंत्रक और मेरी पूर्व प्रेमिका लियू रुयान थी। शेन लिंग ने नक्शा निकाला और पूर्वी जिले के एक बड़े सुपरमार्केट की ओर इशारा किया। हमारी जानकारी के अनुसार उन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया है। वे पूर्वी इलाके का सबसे बड़ा गुट हैं। उनके नेता का नाम चेन यान है, जो एक शिखर डी रैंक की आग नियंत्रक है। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक झलक गई। चलो कल अपने पड़ोसी से मिलने चलते हैं। अगले दिन मैं सिर्फ शेन लिंग और ब्लेड स्क्वाड को साथ लेकर गया। हम एक बख्तरबंद ऑफ रोडर में गए जिसे मैंने अपग्रेड किया था और सीधे उस बड़े सुपरमार्केट तक पहुंच गए। उस जगह को एक मजबूत किले में बदल दिया गया था। दीवारों पर सशस्त्र गार्ड तैनात थे। हमारे पहुंचते ही वे तुरंत सतर्क हो गए। अपना नाम बताओ, शेन लिंग झुककर चिल्लाई। लान बे बेस से लिन फैन, ब्लेड्स बेस के नेता चेन यान से मिलने आया है। दीवार पर खड़े लोगों ने मेरा नाम तो नहीं सुना था, लेकिन वे लान बे बेस को जानते थे। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि सुपरमार्केट का मुख्य द्वार खुल गया। एक लाल चमड़े की जैकेट पहने आदमी बाहर आया। उसके पीछे लियू रुयान थी, जो पूरी तरह मुस्कुरा रही थी और खुशामद कर रही थी। कई महीने हो गए थे। लियू रुयान अपनी जिंदगी में काफी अच्छा कर रही थी। मुझे देखकर वह ठिठक गई। फिर उसके चेहरे पर खुली हिकारत और घमंडी श्रेष्ठता झलकने लगी। अरे अरे, ये तो लिन फैन है, बाहर टिक नहीं पाई, अब मदद के लिए ब्लेज के पास रेंगती हुई आ गई हो। शायद वह अब भी यही सोचती थी कि मैं वही बेबस इंसान हूँ जिसे उसकी सुरक्षा की जरूरत थी। चेन यान ने भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, खासकर जब उसने मेरे पीछे शेन लिंग और ब्लेड स्क्वाड को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए सतर्कता झलक गई, लेकिन ज्यादातर वह प्रभावित नहीं दिखा। लान बेई बेस, कभी नाम नहीं सुना। हम मुफ्तखोरों को नहीं रखते, यहाँ हम सब सर्वाइवर हैं। अपनी गाड़ी और सामान छोड़ो और निकल जाओ। वह बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। उसके दिमाग में उसकी निम्न स्तरीय आग की शक्तियां उसे अजेय बनाती थीं। लियू रुयान भी उसमें शामिल हो गई, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए। सुना तुमने लिन फैन, पुराने वक्त की खातिर कह रही हूँ, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। अभी जैसी हालत है तुम्हारी, तुम चेन यान के जूते भी साफ करने लायक नहीं हो। मैंने उसके घमंडी चेहरे की तरफ देखा और अचानक हंस पड़ा। लियू रुयान, याद है वो खाली इंस्टेंट नूडल कप जो तुमने मुझ पर फेंका था? लियू रुयान एकदम ठिठक गई, सोचने लगी कि मैंने ये बात क्यों छेड़ी। कौन सा नूडल कप? मुझे कुछ याद नहीं। हटो यहाँ से, तुम रास्ते में खड़े हो। मैंने अपनी मुस्कान छोड़ दी। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। तुम्हें याद ना हो, लेकिन मुझे है। आज मैं तुम्हें वही कप खिलाने आया हूँ। लियू रुयान ऐसे दिखी जैसे उसने अब तक का सबसे मजेदार मजाक सुना हो। मुझ पर उंगली दिखाते हुए वह हंस पड़ी। लिन फैन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे नूडल कप खिलाओगे? तुम्हें ये हक किसने दिया? चेन यान ने अपनी बाहें मोड़ ली और तिरस्कार से मुस्कुराया। काफी बड़े बोल हैं लड़के। लगता है अगर हम तुम्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो तुम मौत शब्द लिखना भी नहीं सीखोगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी हथेली में एक जलता हुआ आग का गोला बन गया, जो तीव्र गर्मी फैला रहा था। ब्लेड स्क्वाड के सदस्य तुरंत रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। सिर्फ शेन लिंग और मैं ही बिना हिले डुले खड़े रहे। मैंने उसके हाथ में बने आग के गोले को देखा। मैंने अपना सिर हिला दिया। बस इतना ही है तुम्हारे पास? कितनी दयनीय कोशिश है। जैसे ही मैंने यह कहा, मैंने अपना हाथ उठाया। चेन यान की हथेली में जलता हुआ आग का गोला ऐसे बुझ गया जैसे हवा में मोमबत्ती बुझ जाती है। एक हल्की सी फूंक के साथ वह हवा में गायब हो गया। चेन यान के चेहरे पर जो घमंडी मुस्कान थी, वह तुरंत जम गई। वह अविश्वास से अपनी खाली हथेली को घूरने लगा। क्या हुआ? मेरी आग कहाँ गई? उसने अपनी शक्ति को फिर से बुलाने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की,
एक भी चिंगारी नहीं जली। उसकी सबसे कीमती डी रैंक की आग नियंत्रित करने की क्षमता गायब हो गई थी। तुमने मेरे साथ क्या किया? चेन यान ने डर के मारे मेरी ओर इशारा किया। उसकी आवाज तीखी हो गई थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस लियू रुयान की ओर मुड़ा, जो डर के मारे जड़ हो गई थी। अब समझ में आया कि मुझे किस बात का अधिकार है। लियू रुयान के होंठ कांप रहे थे। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ, लेकिन उसने देखा था कि वह डरावनी आग की शक्ति मेरे सामने चुपचाप बुझ गई थी। डर के कारण वह एक भी वाक्य नहीं जोड़ पा रही थी। शेन लिंग ने उसे आलू की बोरी की तरह मेरे सामने फेंक दिया, उसे घुटनों के बल झुका दिया और वह दया की भीख मांगते हुए आंसू और नाक बहाते रही। मैंने इस दयनीय दृश्य को बिना कोई भावना महसूस किए देखा। मैंने अपनी जेब से कुछ निकाला। वह एक कुचला हुआ ब्रेस्ट बीफ इंस्टेंट नूडल कप था, वही जो उसने पहले मुझ पर फेंका था। मैंने इसे अब तक संभाल कर रखा था। मेरे हाथ में रखा खाली कंटेनर तुरंत ही एकदम नया नूडल कप बन गया। मैंने पैकेजिंग फाड़ दी, नूडल्स और मसाले के पैकेट बाहर निकाल दिए और सिर्फ खाली पेपर बाउल छोड़ दिया। मैंने उसे लियू रुयान के सामने रख दिया। लियू रुयान जमीन पर रखे खाली कटोरे को घूर रही थी। उसका चेहरा लाश से भी ज्यादा पीला था। उसे पता था कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कागज का कटोरा उठाया और सबकी निगाहों के सामने उसे खाने के लिए मजबूर हो गई। उसका चेहरा आंसुओं और नाक से बहती गंदगी से भर गया था। चेन यान ने यह सब देखा और आखिरकार समझ गया कि उसने किस तरह के डरावने इंसान से पंगा ले लिया है। उसके पैर जवाब दे गए और वह भी घुटनों के बल बैठ गया। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं बस चुपचाप लियू रुयान को देखता रहा जब तक कि उसने कागज का कटोरा और उसका रैपर पूरा का पूरा निगल नहीं लिया। लिहुओ बेस का पतन मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आसान था। अपने नेताओं की शक्तियों से वंचित और मेरी तरीकों से डरे हुए उन्होंने बिना कोई खास लड़ाई के ही आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने दोनों बेस को मिला दिया और ब्लू बे बेस शहर के पूर्वी हिस्से में सबसे शक्तिशाली सर्वाइवर समूह बन गया। लियू रुयान से निपटने के बाद मैंने अपनी सारी ऊर्जा बेस के विकास और अलौकिक शक्तियों पर शोध में लगा दी। जैसे ही यह खबर फैलेगी कि मैं ज़ॉम्बी वायरस का इलाज कर सकता हूँ, यह पूरी दुनिया को हिला देगी। जब तक मेरे पास खुद को सुरक्षित रखने की पर्याप्त शक्ति नहीं हो जाती, मुझे इस राज को छुपा कर रखना होगा। मैंने एक गुप्त मेडिकल लैब स्थापित की, जिसे खास तौर पर मेरे माता पिता चलाते थे, ताकि उन संक्रमित लोगों का इलाज किया जा सके जिन्हें अभी भी बचाया जा सकता था। जिन जिन लोगों को मैंने ठीक किया, वे मुझसे बेहद आभारी हुए और मेरे सबसे वफादार अनुयायी बन गए। मेरा प्रभाव तेजी से बढ़ता गया। इसी दौरान मैं अन्य बचे हुए गुटों से भी मिला। मित्रों को मैंने राशन और सहायता दी। दुश्मनों के लिए मैंने कोई दया नहीं दिखाई। लिन फैन का नाम धीरे धीरे एक किंवदंती बन गया। कुछ लोग मुझे उद्धार का पुजारी कहते थे, तो कुछ मुझे विनाश का राक्षस कहते थे। लेकिन वे चाहे जो भी कहते हों, एक बात से वे इनकार नहीं कर सकते थे। मैं पहले ही इस प्रलयग्रस्त दुनिया की चोटी पर खड़ा था। प्रलय के 5वें वर्ष में ब्लू बे बेस 1 लाख की आबादी वाले एक विशाल शहर में बदल चुका था। हमारे पास एक व्यापक रक्षा प्रणाली थी, आत्मनिर्भर कृषि थी और सामाजिक व्यवस्था फिर से स्थापित हो चुकी थी। यहाँ लोग फिर से मुस्कुरा रहे थे और मैं इस शहर का निर्माता और संरक्षक होने के नाते शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था। मैं अक्सर शहर के ऊंचे टावर से अपने बनाए शहर को निहारता था। मेरी क्षमताएं अब इतनी बढ़ चुकी थीं कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। अब मुझे हर चीज ताजा करने के लिए उन्हें छूने की जरूरत नहीं थी। मैं बंजर जमीन को ताजा कर उपजाऊ बना सकता था। मैं दूषित पानी को ताजा कर शुद्ध बना सकता था। मेरी शक्ति अब एक सच्चे देवता के समान होती जा रही थी। शेन लिंग अब होप सिटी की सर्वोच्च कमांडर थी। वह मेरे पीछे खड़ी थी और ताजा घटनाक्रमों की रिपोर्ट दे रही थी। मेरे स्वामी, पश्चिम से आ रही भीड़ में एक ए श्रेणी का म्यूटेंट ज़ॉम्बी है, जिसमें बुद्धि भी है। एक ए श्रेणी का म्यूटेंट ज़ॉम्बी जिसमें बुद्धि है। एस श्रेणी के ज़ॉम्बी प्रलय की सबसे बड़ी आपदा होते हैं। इनमें से हर एक के पास पूरे शहर को नष्ट करने की शक्ति होती है। ये शब्द सुनकर मेरी नजरें दूर तक भेद गईं। मैंने देखा कि करोड़ों ज़ॉम्बियों की काली लहर आसमान और सूरज को ढक रही थी और उसके केंद्र में हड्डियों के सिंहासन पर बैठा एक एस श्रेणी का ज़ॉम्बी सम्राट की तरह विराजमान था। ऐसा लगा कि उसने भी मुझे घूरते हुए महसूस कर लिया। उसकी खून जैसी लाल आंखें हवा में मेरी आंखों से टकरा गईं। एक भयानक मानसिक दबाव 100 मील पार कर सीधा मुझ पर आ गिरा। शेन लिंग कराह उठी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, लेकिन मैंने बस हाथ हिलाया और वह दबाव धुएं की तरह गायब हो गया। तैयार? शेन लिंग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें स्थिर थीं। होप सिटी अंत तक आपके साथ है। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। नहीं, हम मरने नहीं जा रहे। मैं उसकी ओर मुड़ा। और इस शहर के हर एक व्यक्ति के लिए
यह प्रलय अब यहीं खत्म होती है। मैं अकेला होप सिटी से बाहर निकला, शहर की दीवार पर खड़ा हुआ, उस ज़ॉम्बियों की लहर का सामना करते हुए जो मानो स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने को तैयार थी। शहर के अंदर 1 लाख नागरिक मुझे विशाल स्क्रीन पर देख रहे थे। वे घबराए हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने भरोसा किया था। एस क्लास ज़ॉम्बी की दहाड़ मानो उनकी आत्मा को चीर रही थी। उसने भीड़ को अंतिम हमला करने का आदेश दिया। धीरे धीरे मैंने अपने हाथ ऐसे उठाए जैसे पूरी दुनिया को गले लगाने जा रहा हूँ। हर कोई मान रहा था कि मैं कोई दुनिया को हिला देने वाला हमला करने वाला हूँ, लेकिन वे गलत थे। मेरे चेहरे पर कोई मारने की भावना नहीं थी, बस दया की एक झलक थी। मेरी शक्ति कभी विनाश के लिए थी ही नहीं, ये शक्ति पुनर्जन्म के लिए थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और जो कुछ भी मेरे पास था सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं रोका। न किसी एक ज़ॉम्बी को निशाना बनाया, न किसी एक क्षेत्र को, बल्कि इस घायल, टूटी हुई, मरती हुई दुनिया को निशाना बनाया। समय जैसे थम सा गया। शब्दों से परे एक प्रकाश, कोमल लेकिन अनंत सफेद रोशनी मुझसे फूटी जो पूरी दुनिया में फैल गई। जहां भी वह प्रकाश पहुंचा, उन्मादी ज़ॉम्बी वहीं रुक गए। उनका सड़ा हुआ मांस ठीक होने लगा, उनकी धुंधली आंखें साफ हो गईं। उनकी आंखों में छाया हिंसा और रक्त पिपासा अब भ्रम और मानवता में बदल गई। प्रकाश भूमि पर फैल गया, फटी और सूखी धरती से हरी घास उगाई, धूसर धुंध छंट गई और वह साफ नीला आसमान दिखा जो उन्होंने वर्षों से नहीं देखा था। हड्डियों के सिंहासन पर बैठा एस क्लास ज़ॉम्बी भय से देख रहा था कि उसका शरीर कैसे बदल रहा है। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह इसे रोक नहीं सका। यह आदिम शक्ति जो दुनिया की उत्पत्ति से थी, आखिरकार वह भी मानव रूप में लौट आया, अपनी ही हथेलियों को खाली निगाहों से देखता हुआ। पूरी दुनिया फिर से ताजा हो गई थी। वायरस से संक्रमित हर कोई सामान्य अवस्था में लौट आया। प्रलय से नष्ट हुआ हर वातावरण फिर से जीवित हो उठा, मानो वह 5 साल का दुःस्वप्न केवल एक भ्रम रहा हो। होप सिटी के भीतर घोर सन्नाटा छा गया। हर कोई अपनी स्क्रीन के जरिए देख रहा था। इस चमत्कारी दृश्य को देखकर स्तब्ध था। किसी को नहीं पता था कितना समय बीत चुका था। पहला व्यक्ति खुशी से रो पड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब तक कि गगनभेदी जयकारों ने पूरे शहर को हिला नहीं दिया और उनकी गूंज पूरे नवजीवित संसार में फैल गई। वे मेरा नाम पुकार रहे थे। मैं शहर की दीवार के ऊपर खड़ा था, हल्की हवा को महसूस कर रहा था। मैंने मुड़कर शेन लिंग को देखा, मैंने अपने माता पिता को देखा, मैंने अनगिनत खुश चेहरों को देखा जो आशा से भरे हुए थे। मैं मुस्कुराया। मेरे सामने रखी इंस्टेंट नूडल्स अनंत बार ताजा हो सकती थीं और मेरे पैरों के नीचे की दुनिया भी।